दोस्तों, 2000 के स्टार्ट तक नेटफ्लिक्स एक डीवीडी बाय मेल रेंटल सर्विस कंपनी थी, जो कि उस वक्त की डोमिनेंट वीडियो रेंटल कंपनी ब्लॉकबस्टर से कम्पीट कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी, नेटफ्लिक्स के को फाउंडर रीड हेस्टिंग्स ये रियलाइज कर चुके थे कि फ्यूचर ऑफ वीडियो कंजम्पशन डिजिटल स्ट्रीमिंग की तरफ शिफ्ट होगा। तब हेस्टिंग्स ने एक टफ डिसीजन लिया, नेटफ्लिक्स को डीवीडी रेंटल बिजनेस से स्ट्रीमिंग सर्विस की तरफ शिफ्ट करने का। और इसका क्लियर कट मतलब था एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल डीवीडी बाय मेल मॉडल को डिस्टर्ब करने का। वो जान चुके थे कि स्ट्रीमिंग कंटेंट की कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर देगी, और वो चाहते थे कि नेटफ्लिक्स इंडस्ट्री में सबसे आगे रहे। 2011 में उन्होंने एक और बहुत टफ डिसीजन लिया, नेटफ्लिक्स के सर्विसेज की प्राइस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दी और स्ट्रीमिंग और डीवीडी बाय मेल प्लान को सेपरेट कर दिया। उनके इस डिसीजन पर कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स दोनों बहुत नाराज थे। एज ए रिजल्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस बहुत नीचे आ गए। बहुतों ने सोचा उनका यह डिसीजन एक मिस्टेक था और नेटफ्लिक्स का डाउनफॉल प्रेडिक्ट किया, लेकिन हेस्टिंग्स अपने डिसीजन पर खड़े रहे क्योंकि उनको विश्वास था कि स्ट्रीमिंग ही फ्यूचर है। उन्होंने पूरा फोकस नेटफ्लिक्स के स्ट्रीमिंग लाइब्रेरी को बड़ा बनाने में और ओरिजिनल कंटेंट में इन्वेस्ट करने में लगाया, जो कि उनको उनके कंपटीटर से अलग कर रहा था। ओवर द टाइम स्ट्रीमिंग प्राइमरी मेथड ऑफ कंज्यूमिंग वीडियो कंटेंट बन गया और नेटफ्लिक्स का स्ट्रीमिंग को प्रायोरिटाइज करने का डिसीजन सही साबित हुआ और वो ग्लोबल लीडर इन द स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री बन गए। ये एक रिवॉल्यूशन था कि कैसे लोग मूवीज और टीवी शोज देखेंगे और उनका ओरिजिनल कंटेंट जैसे कि हाउस ऑफ कार्ड्स और स्ट्रेंजर थिंग्स को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। आज नेटफ्लिक्स के 200 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और ये कहीं से रुक नहीं रहा है। रीड हेस्टिंग्स के इस टफ डिसीजन को स्टार्टिंग में तो बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। बहुत लोगों ने उनका मजाक भी बनाया कि वो कंपनी को डुबा देंगे, लेकिन एट लास्ट ये ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। मेंटली स्ट्रांग लोग टफ डिसीजन लेने से नहीं डरते, उनको अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है और वो अपना पूरा जोर लगा देते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में। जहाँ एवरेज लोग सिंपल रास्ता चुनते हैं, टफ डिसीजन से डरते हैं, अपना टाइम फालतू की चीजों में वेस्ट कर देते हैं, वही मेंटली टफ लोग फ्यूचर की सोचते हैं और टफ डिसीजन लेने से नहीं डरते हैं, क्योंकि तभी तो वो मेंटली स्ट्रांग कहलाते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं। तो दोस्तों, ये पहली गुड हैबिट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, टफ डिसीजन लेना। ऐसे ही मैं आपसे 4 और हैबिट्स शेयर करूंगा। आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि इसमें से कितनी हैबिट्स को आप फॉलो करते हैं। दूसरी गुड हैबिट जो मेंटली स्ट्रांग लोगों की होती है, वो है पावर ऑफ प्रिजर्वेंस एंड द एबिलिटी टू चैलेंज एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री नॉर्म। ब्रायन चेस्की और जो गेबिया दो स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स थे सैन फ्रांसिस्को में। 2008 में उनको एक आइडिया आया अपने अपार्टमेंट की एयर मैट्रेस को रेंट आउट करने का, ताकि वो अपने अपार्टमेंट की हाई कॉस्ट ऑफ रेंट को बियर कर सकें। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी ट्रेवलर्स को अपने अपार्टमेंट की स्पेयर रूम को रेंट करने की, जो कि एक अल्टरनेटिव था ट्रेडिशनल होटल्स के अगेंस्ट, और यही आइडिया था एयरबीएनबी का। चेस्की और गेबिया ने डिसाइड किया अपने आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने का और बहुत सारे इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल पार्टनर्स को अप्रोच किया फंड रेज करने के लिए, लेकिन सबने उनकी आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। उनकी इस आइडिया पर लोगों को डाउट था कि कैसे कोई स्ट्रेंजर को अपने अपार्टमेंट पर रहना अलाउ कर सकता है या स्ट्रेंजर के साथ रह सकता है। वैसे भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बड़े बड़े होटल्स डोमिनेट कर रहे थे, तो एयरबीएनबी का इस इंडस्ट्री में एंटर करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। इनिशियल सेटबैक्स के बावजूद चेस्की और गैबिया ने हार नहीं मारी। फिर उनका कांटेक्ट हुआ नेथन ब्लैकार्चिक से, जो कि एयरबीएनबी के थर्ड को फाउंडर बने, जिन्होंने 2008 में अपने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का सोचा और अपने खुद के रिसोर्सेज से वेबसाइट बनाया जिससे कि कोई भी अकोमोडेशन बुक कर सकता था। इनिशियली एयरबीएनबी का ग्रोथ स्लो था और इसके फाउंडर्स को दूसरे काम करने पड़े थे अपने घर चलाने के लिए, लेकिन वो अपने आइडिया को, अपने प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करने को डेडिकेटेड थे। उन्होंने कस्टमर सर्विस को अच्छा बनाने, प्रोफेशनल फोटोग्राफी सर्विसेज, सिक्योर पेमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और एक ट्रस्ट क्रिएट किया होस्ट और गेस्ट में। समय के साथ एयरबीएनबी को रिकॉग्निशन मिला और 2008 में यूएस प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन में उनको ब्रेक थ्रू मिला जब कंपनी ने एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किया, एयरबीएनबी फॉर ओबामा, जिससे वहां आए लोगों को रहने को मिला, वो भी सस्ते में। इससे एयरबीएनबी का बहुत एडवर्टाइजमेंट हुआ। तब से एयरबीएनबी ने ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का चेहरा बदल दिया है। एयरबीएनबी की स्टोरी पावर ऑफ प्रिजर्वेंस एंड द एबिलिटी टू चैलेंज एक्जिस्टिंग इंडस्ट्री नॉर्म को डेमोन्स्ट्रेट करती है। मेंटली स्ट्रांग लोग रिजेक्शन और डाउट से नहीं रुकते, वो तो बस लगे रहते हैं अपने गोल्स की तरफ। जहां आम लोग रिजेक्शन से डर जाते हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर क्या कमी है और हर वक्त खुद को सुधारने में लगे रहते हैं। थर्ड गुड हैबिट जो कि मेंटली स्ट्रांग लोग फॉलो करते हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग एन इमोशनल ट्रेस कैन, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है मैरी कॉम, रिनाउंड इंडियन बॉक्सर एंड ओलंपिक मेडलिस्ट। मैरी कॉम ने सक्सेस मिलने से पहले बहुत चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स फेस किए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। मैरी कॉम की अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी और फोकस माइंडसेट ने क्रूशियल रोल प्ले किया था उनके सक्सेस में। उन्होंने हमेशा ही मेंटल स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया है और ट्रेनिंग और कंपटीशन के दौरान वो हमेशा नेगेटिव इमोशंस और डिस्ट्रैक्शंस को दूर हटाकर हमेशा लेजर लाइक फोकस बनाकर रखती थी अपने गोल्स पर। मैरी कॉम का अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बॉक्सिंग रिंग के बाहर भी था। एज ए मदर और रोल मॉडल वो लाखों के लिए इंस्पिरेशन बनी।
और वो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड इमोशनल रेजिलियंस का लिविंग एग्जांपल हैं। वो दूसरों को इनकरेज करती हैं टू बिलीव इन देमसेल्फ और चैलेंजेस से लड़ने के लिए और कभी भी अपने सपनों को न छोड़ने के लिए, चाहे कितनी ऑब्स्टिकल्स हो रास्ते में। मैरी कॉम की बॉक्सिंग वर्ल्ड में अकॉम्प्लिशमेंट्स, मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना, साथ ही ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल, ये शो करता है कि सक्सेस को अचीव किया जा सकता है थ्रू डिटर्मिनेशन और इमोशनल स्ट्रेंथ। उनकी अपने इमोशंस को चैलेंज करने की एबिलिटी और एक पॉजिटिव माइंडसेट ने ही उन्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाया जिसे पाना हर एक इंडियन का ड्रीम है। जहां एक नॉर्मल पर्सन थोड़ी सी डिफिकल्टी से, हल्के से विरोध से घबरा जाता है और अपने ड्रीम्स को छोड़ देता है, वहीं मैरी ने अपने लाइफ में कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग एन इमोशनल ट्रेस्केन को अपनाया और दिखाया कि अगर हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल है और फिनिश लाइन तक पहुंचने की डिटर्मिनेशन है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। फोर्थ गुड क्वालिटी इज मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डजंट फील एंटाइटल्ड। द टाटा नैनो को मार्केट किया गया था एज अ वर्ल्ड चीपेस्ट कार, बट इसने बहुत चैलेंजेस को फेस किया और इट फेल्ड टू मीट द सेल्स एक्सपेक्टेशंस। इनिशियल हाइप के बावजूद अदर फैक्टर्स जैसे कि प्रोडक्शन डिले, कॉस्ट फैक्टर और नेगेटिव इंप्रेशन ने इसके सक्सेस को हैम्पर किया। रतन टाटा, जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, जो कि अपनी कंट्री के लिए कितनी सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, अपने एथिकल बिजनेस के लिए जाने जाते हैं, ये कभी नहीं सोचा कि कंट्री उनकी नैनो प्रोजेक्ट को हाथों में लेगी, बट ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर। नैनो तो नहीं सक्सेस हुआ, बट टाटा मोटर्स ने अपने इनोवेशन जारी रखा एंड दे कंटिन्यू टू इनोवेट एंड इंट्रोड्यूस सक्सेसफुल मॉडल्स इन अदर सेगमेंट्स। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में वो मार्केट लीडर बन गए इंडिया में और करंटली इंडियन इलेक्ट्रिक कार मार्केट में हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स के साथ वो लीड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये 4 हैबिट्स ऑफ मेंटली टफ पीपल मैंने आपको बता दिया। 5वीं हैबिट क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो ऐसी कौन सी हैबिट है जिसको कि मेंटली टफ पीपल फॉलो करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।